नमस्कार बच्चों, मैं विवेक वर्मा। सच है ना, जीवन में लोग अपने लक्ष्य को पाने के लिए अक्सर ये निर्धारित करते हैं कि उन्हें क्या क्या करना चाहिए, यानी क्या क्या वो करके अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मेरा मानना है कि जितना ये ज़रूरी है निर्धारित करना कि अपने लक्ष्य को पाने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आपको अपने लक्ष्य को पाने के लिए क्या क्या नहीं करना चाहिए। मेरी नज़रों में इसे रिवर्स इंजीनियरिंग कहते हैं। और मेरा मानना है कि वाकई आपको अपने लक्ष्य को सचमुच अगर हासिल करना है तो आप अपने जीवन में ये निर्धारित करते समय कि मुझे अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए ये काम करना चाहिए, ऐसे ही आप एट द सेम टाइम उसी समय अपने जीवन में ये भी निर्धारित कर लें कि भाई हमें उस लक्ष्य को पाने के लिए ये एटलीस्ट नहीं करना है, ये नहीं करना है। तो जिस समय आप ये निर्धारित कर लेते हैं कि आपको ये नहीं करना है, ये नहीं करना चाहिए, वरना अगर आप ऐसा करेंगे तो आप अपने लक्ष्य से दूर हो जाएंगे। तो आप सोचिए कि आपने एट द सेम टाइम कुछ ऐसी चीज़ों को भी सृजित कर लिया जिनके बारे में आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर है कि नहीं भाई मुझे ये नहीं करना है, और तब आपके सफल होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए और तत्पर हो जाते हैं क्योंकि आपको पहले से मालूम है कि भाई मुझे ये काम नहीं करना है, क्योंकि अगर मैं ये काम करूँगा तो अपने लक्ष्य से दूर हो जाऊँगा। ठीक है, तो आप लाइफ में भी, मेरा मानना है कि लाइफ में भी हमें एटलीस्ट ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि एटलीस्ट यार लाइफ में मुझे ये तो नहीं करना ना, मैं इसलिए नहीं जन्म लिया हूँ, मुझे ये नहीं करना लाइफ में, ये डिसाइड कर लेना चाहिए। मुझे मतलब मैं लिटरली बता रहा हूँ कि मैंने लाइफ में जो अपने साथ एक्सपेरिमेंट किया है, जैसा मैं फील करता हूँ एग्जैक्टली मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करता हूँ। और मैंने भी अपने लाइफ में बहुत सी चीज़ें मैं समय समय पे डिसाइड करता रहता हूँ। मैं जब ये कोई चीज़ तय करता हूँ कि मुझे ये करना चाहिए तो एट द सेम टाइम मैं ये भी सोच लेता हूँ कि एटलीस्ट मुझे भाई ये नहीं करना है। और जिस समय मैं ये सोच लेता हूँ कि मुझे ये नहीं करना, तो मैं उन खास चीज़ों को कह सकते हैं कि मैं वो चीज़ें जो कहीं ना कहीं मुझे लक्ष्य से भटका सकती हैं, लक्ष्य से दूर कर सकती हैं, तो मैंने पहले सोच रखा कि वो नहीं करना है। और जब मैं सोच लिया कि वो नहीं करना है तो डेफिनेटली मैं वही सब कुछ करूँगा जो मुझे अपने लक्ष्य को पाने के लिए करना चाहिए। तो मेरा आपको भी यही सजेशन है कि लाइफ में बच्चा लोग, आप लोग जब ये निर्धारित करते हैं कि आपको क्या क्या करना चाहिए, एट द सेम टाइम आप ये भी निर्धारित करो कि हमें ये नहीं करना चाहिए लाइफ में, और तब देखो आपके सफलता के चांसेस बिल्कुल बढ़ जाते हैं। और इवन नीट में सिलेक्शन के लिए देखिए, मैं क्लास में जब पढ़ाता हूँ तो मैं बताता हूँ बच्चों को कि देखो बच्चों, सिलेक्शन नीट में उसका नहीं होता है जिसे ये मालूम होता है कि क्या पढ़ना है। ठीक है, सिलेक्शन एक्चुअली उसका होता है जिसे ये मालूम होता है कि क्या नहीं पढ़ना है। एक्चुअली देखिए, इन्फॉर्मेशन का कोई एंड नहीं है, नॉलेज का कोई एंड नहीं है, एंडलेस है नॉलेज। चूंकि आपको नीट एक खास एग्ज़ाम है, एक खास लक्ष्य है जिसमें सफलता पाना है, तो उस खास लक्ष्य को पाने के लिए आपको ये मालूम होना चाहिए कि उसकी हद क्या है, क्या बाउंड्रीज हैं, कहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं, क्या क्या आपको पढ़ना है, तो आपका नीट का सिलेबस कवर हो जाएगा। उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना। तो उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है के लिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि क्या नहीं पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। इससे आपकी एनर्जी बच जाती है, आपकी ऊर्जा कंजर्व हो जाती है, और जो आपकी बची हुई ऊर्जा, जो कंजर्व्ड एनर्जी है, उसका इस्तेमाल सचमुच आपने जो लक्ष्य निर्धारित किया है उसको पाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सो बच्चा लोग, आज का जो कह सकते हैं लर्निंग है, आज के लेक्चर से पहले मैं आपके लिए आपके जीवन में एक स्पेसिफिक जो लर्निंग देने की कोशिश करता हूं, तो आज की सीख आपके लिए यही है कि आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करने के साथ जब ये तय करते हैं कि भाई मुझे अपने लक्ष्य को पाने के लिए ये काम करना चाहिए, तो एट द सेम टाइम आप एक और लिस्ट बनाओ कि मुझे अगर अपने लक्ष्य को पाना है तो मुझे ये काम नहीं करना चाहिए। आपके सफलता के चांसेस डेफिनेटली बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपने n नंबर ऑफ इवेंट्स को हटा दिया पहले ही कि भाई ये नहीं करना है, तो जो बचा वही तो करोगे आप, और जो बचा वो आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जाएगा। ठीक है बच्चों, तो
सफलता का ये एक मंत्र है जो मैंने अपने जीवन में महसूस किया है, मैंने अपने जीवन में इसे उतारा है, इसलिए मैं अपने एक्सपीरियंसेस को आपको शेयर कर रहा हूँ। आप इसे लाइफ में उतारेंगे, ज़रूर इसका फ़ायदा मिलेगा। तो आप इस बात को समझिए कि जब आप ये लिस्ट बनाते हैं व्हाट टू डू, तो एट द सेम टाइम व्हाट नॉट टू डू का भी एक लिस्ट बनाइए। आप देखिए आपकी एनर्जी कितनी कंजर्व हो जाएगी। आप पहले से क्रिस्टल क्लियर हो कि आपको ये काम नहीं करना है, तो जो बचा वही करोगे, और जो बचा वो आपके बेटरमेंट के लिए होगा, वो आपके गोल को अचीव करने में मदद करेगा। ठीक है बच्चा लोग, तो ये आज की सीख थी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो आपको पढ़ना है वो है सेकंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। पहला चैप्टर लिविंग वर्ड में कंप्लीट कर चुका हूँ, ठीक है। तो चलिए अब एक नया चैप्टर हम लोग शुरू करते हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को हम लोग थोड़ा डिटेल करेंगे, ठीक है। चलिए, तो सेकंड चैप्टर एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जो आपके क्लास 11th का सेकंड चैप्टर हम लोग शुरू करते हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में व्हाट इज क्लासिफिकेशन, तो मैंने बात की थी भाई क्लासिफिकेशन क्या है। ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी। एंड ग्रुपिंग ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, देखो क्यों करें, क्लासिफिकेशन मीन्स ग्रुपिंग, ठीक है। क्लासिफिकेशन मीन्स क्लासिफाई करना, ग्रुप करना, चीज़ों को समूहों में बांटना, उसे हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। हम जब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं, मतलब हम बायोलॉजिकल एजेंट यानी ऑर्गेनिजम्स के क्लासिफिकेशन, ऑर्गेनिजम्स को समूह में बांटने की बात करते हैं। क्लियर है। तो व्हाट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज सिंपली ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज। क्लियर है। उसी को हम क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। चलिए बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम फोकस कर रहे हैं। कैसे हमारे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ऑर्गेनिजम्स को कैसे अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया, ठीक है। तो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन सिस्टम लेके आए वो एक साइंटिस्ट थे, वूज। देखिए इसमें कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं, आपको फैक्ट्स को याद करना है, तो उसमें कोई मदद नहीं की जा सकती, लेकिन एक सीक्वेंस में आप अगर याद करेंगे तो कनेक्टिविटी दिखेगी और आपको चीज़ें आसानी से याद हो जाएंगी, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन क्या है आपने समझा। अब उस क्लासिफिकेशन में जो आप कह सकते हैं जो कुछ मेन कंट्रीब्यूशंस हैं वो आपको पढ़ना है। ऐसे तो बहुत से लोगों ने बहुत से तरीके से क्लासीफाई किया ऑर्गेनिजम्स को, तो कुछ जो मेन कंट्रीब्यूशंस हैं उनको हम यहाँ मेंशन कर रहे हैं। देखिए क्लासिफिकेशन के कॉन्टेक्स्ट में 3 डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था एक साइंटिस्ट वूज ने। किसने दिया था? वूज ने। उन्होंने क्या किया कि सारे ऑर्गेनिजम्स को 3 डोमेन में बांट दिया। डोमेन पिछले वाले वीडियो लेक्चर में लिविंग वर्ड में आप जब मैंने हायरार्की आपको जब मैंने टैक्सोनॉमिक हायरार्की बताई है, तो उस टैक्सोनॉमिक हायरार्की में डोमेन मैंने बताया है कि डोमेन क्या है। इन जनरल टैक्सोनॉमिक हायरार्की में जो मेन टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स हैं वो कौन से हैं? वो हैं किंगडम, फाइलम और डिवीजन, क्लास, आर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। ये कुल 7 टैक्सोनॉमिक ग्रुप थे जो मैंने बताया था, जिसमें याद करने का तरीका भी मैंने बताया था, कीप, पॉट, क्लीन और फैमिली, गेट, सिक। किंगडम, फाइलम फॉर एनिमल्स, डिवीजन फॉर प्लांट्स, क्लास, आर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। क्लियर है। तो किंगडम से भी बड़ा एक समूह था डोमेन। किंगडम से भी बड़ा एक ग्रुप था, किसे कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, डोमेन। क्लियर है। हालांकि डोमेन बहुत पॉपुलर क्लासिफिकेशन टैक्सोनॉमिक ग्रुप नहीं है, इसलिए हम डोमेन को सिर्फ जान लेते हैं कि डोमेन किंगडम से एक बड़ा टैक्सोनॉमिक ग्रुप है, उसको बहुत डिटेल नहीं करते हैं। तो चलिए वहीं से जो वूज एक साइंटिस्ट थे, वूज ने 3 डोमेन सिस्टम दिया था क्लासिफिकेशन का, जिसमें इन्होंने सारे ऑर्गेनिजम्स को 3 डोमेन्स में बांट दिया था। पहला डोमेन आर्कीबैक्टीरिया, दूसरा डोमेन यूबैक्टीरिया और तीसरा डोमेन था यूकैरियोटा। ठीक है। यानी इन्होंने प्रोकैरियोट्स को 2 डोमेन में बांटा था, आर्कीबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया, और तीसरा जो डोमेन था वो था यूकैरियोटा। क्लियर है। और
वूज ने यही जो 3 डोमेन सिस्टम था, बाद में ये हुआ कि नहीं भाई ये जो डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है ये बड़ा अच्छा नहीं है, ठीक है। इससे बेटर ऑप्शन है कि किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम उससे बेटर ऑप्शन है, क्योंकि किंगडम जो है एक वेल डिफाइंड लार्जेस्ट टैक्सोनॉमिक ग्रुप है जिसको सारे लोग रिकॉग्नाइज करते हैं, ठीक है। टैक्सोनॉमिक हायरार्की में भी एनसीईआरटी में भी आपने देखा कि किंगडम से ही हम शुरुआत करते हैं, सबसे बड़ा टैक्सोनॉमिक ग्रुप हम किंगडम को ही मानते हैं। तो इसलिए वूज ने भी क्या किया कि अपने डोमेन सिस्टम को कन्वर्ट कर दिया किंगडम क्लासिफिकेशन में, और इसी 3 डोमेन सिस्टम को उन्होंने ट्रांसफॉर्म कर दिया 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। ये भी पूछता है, तो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय वूज एज वेल एज 3 डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम वाज आल्सो गिवन बाय वूज, ये ध्यान रखिएगा। तो उन्होंने देखिए अभी उसी जो 3 डोमेन उन्होंने बताया था ना, उसी 3 डोमेन को उन्होंने 6 किंगडम में बांट दिया। मैं वो सिर्फ मेंशन कर दे रहा हूं। उन्होंने जो पहला किंगडम बांटा था उसे आर्की बैक्टीरिया कहा, दूसरे किंगडम को यू बैक्टीरिया कहा, तीसरे किंगडम को प्रोटिस्टा कहा, चौथे किंगडम को फंजाई, पांचवें किंगडम को प्लांटाया और छठे किंगडम को उन्होंने कहा एनिमलिया। तो इस तरीके से उन्होंने कुल 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया। क्लियर है। लेकिन ये 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो वूज ने दिया था वो बहुत पॉपुलराइज नहीं हो पाया, क्योंकि इसमें बहुत से फ्लॉज थे, या ये कह सकते हैं कि इसको निर्धारित करने के लिए इन्होंने बहुत होमवर्क नहीं किया था। आप देखेंगे अभी जब आगे हम जो मोस्ट एक्सेप्टेबल 5 किंगडम क्लासिफिकेशन विटेकर ने दिया था, जो कि मोस्ट एक्सेप्टेबल क्लासिफिकेशन सिस्टम है, उन्होंने बहुत वेल डिजाइंड वो क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाया था, इसलिए वो ज़्यादा एक्सेप्टेबल है, ठीक है। तो एटलीस्ट फैक्चुअल नॉलेज आप इतना जानते रहिए कि वूज ने 3 डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया या 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब हम बात करते हैं 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो दिया था वो दिया था कैरोलस लीनियस ने। कैरोलस लीनियस बहुत बड़ा नाम है, टैक्सोनॉमी में हम लोग बात कर चुके हैं। इन्हें हम फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का सिस्टम दिया। ये वो बंदे थे जिन्होंने सबसे पहले प्लांट्स को, लगभग 4 से 5 हज़ार प्लांट्स को क्लासीफाई किया, 4 से 5 हज़ार एनिमल्स को क्लासीफाई किया। एक बहुत बड़ा काम था, और शायद इसी कंट्रीब्यूशन की वजह से मैंने फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं। और इन्होंने ही 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम भी दिया था, ठीक है। हालांकि ये जो इन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया वो उतना पॉपुलर नहीं हो पाया, क्योंकि इसमें ढेर सारे फ्लॉज थे, ठीक है। तो वो जो फ्लॉज थे, जो कमियां थी, उनकी हम लोग बात करते हैं आगे। पहले समझते हैं कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या है। तो देखिए 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम गिवन बाय कैरोलस लीनियस, इन्होंने सारे ऑर्गेनिजम्स को 2 किंगडम में क्लासिफाई किया, एक प्लांटाया और दूसरा एनिमलिया। इन्होंने कहा कि वो सारे ऑर्गेनिजम्स जिसके सेल में सेल वॉल पाया जाता है उन सब को प्लांटाया किंगडम में इंक्लूड किया जा सकता है, और एक दूसरा समूह ऑर्गेनिजम्स का जिनके सेल में सेल वॉल एब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता है, उन सब को इन्होंने इंक्लूड कर दिया किसमें, एनिमलिया में। तो इसकी वजह से जो 2 समूह इन्होंने प्लांटाया और एनिमलिया का बनाया उसमें देखा बड़ी एनॉमलीज थी, बड़ा कंट्राडिक्शन था, जिसकी वजह से ये 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम पॉपुलर नहीं हो पाया। और जैसे जैसे हम देखेंगे 2 किंगडम के बाद आएगा 3 किंगडम, तो जो 2 किंगडम की कमियां थी वो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में दूर हो गई। 3 किंगडम के बाद आएगा 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, तो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन की कमी 4 किंगडम क्लासिफिकेशन में दूर हुई, और 4 किंगडम क्लासिफिकेशन की कमी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में दूर हो गई। और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन लगा कि ये मोस्ट आप कह सकते हैं एप्रोप्रिएट क्लासिफिकेशन सिस्टम बन गया है, तो फर्दर उसके बाद कोई 6 या 7 किंगडम क्लासिफिकेशन का कॉन्सेप्ट पॉपुलर नहीं हो पाया। हालांकि 6 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, वूज ने दिया था, लेकिन वो बिल्कुल पॉपुलर नहीं हुआ, ठीक है। तो चलिए हम एक एक करके आगे बढ़ते हैं। तो ये जो 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन दिया कैरोलस लीनियस ने, इसकी डिमेरिट्स पढ़ लेते हैं। भाई क्या कमियां थी जिसकी वजह से हमें इसे इंप्रूव करके एक 3 किंगडम क्लासिफिकेशन की तरफ बढ़ना पड़ा। तो देखिए इसकी मेन कमियां थी, पहली
कि भाई इन्होंने यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को सबको एक साथ ग्रुप कर दिया। इनको मतलब नहीं था कि कौन प्लांटाया में आए कौन एनिमलिया में, वो यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर। उनको एक चीज़ था कि भाई जिनके सेल में सेल वॉल है, वो चाहे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो और चाहे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, चाहे यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टीसेलुलर, अगर उनके सेल में सेल वॉल है तो उनको प्लांटाया में डाल दो, और अगर उनके सेल में सेल वॉल नहीं है तो उनको एनिमलिया में डाल दो। ये एक गलत ग्रुपिंग का आप कह सकते हैं एग्जाम्पल था, क्योंकि आपने यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर जिसमें ड्रास्टिक डिफरेंसेस होते हैं उन सबको एक साथ रख दिया। इस वजह से ये एक डिमेरिट बन गई। दूसरी डिमेरिट देखिए क्या थी टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की, इन्होंने जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे, जो प्रिमिटिव सेल वाले ऑर्गेनिजम्स थे जिनमें प्रिमिटिव सेल पाया जाता है, और जो यूकैरियोट्स थे जिनमें एडवांस सेल पाया जाता है, उन दोनों को एक साथ ग्रुप कर दिया। दे आर ग्रुप टुगेदर। ये भी एक कमी थी, क्योंकि हम प्रोकैरियोट और यूकैरियोट सेल जब पढ़ते हैं तो देखते हैं इसमें ढेर सारे डिफरेंसेज हैं, ड्रास्टिक डिफरेंसेस हैं। ठीक है, तो अब इन ड्रास्टिक डिफरेंसेस वाले दो सेल्स को हम एक साथ कैसे इंक्लूड कर सकते हैं, या इन दो तरह के सेल्स वाले ऑर्गेनिजम्स को कैसे एक साथ इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये गलती इन्होंने कर दी कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को एक साथ एक ही ग्रुप में डाल दिया। ठीक है, क्योंकि उनका क्राइटेरिया क्या था, सिर्फ ये कि सेल वॉल है या सेल वॉल नहीं है। चलिए नेक्स्ट जो इनका डिमेरिट था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज नॉट डिटेल्ड। भाई इनको कोई मतलब ही नहीं था और कोई क्राइटेरिया तो उन्होंने स्टडी ही नहीं किया। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे भी कोई ध्यान नहीं था कि भैया मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे भी हम ये क्लासिफिकेशन कर रहे हैं कि प्लांटाया है मतलब मोड ऑफ न्यूट्रिशन को भी ध्यान में रख रहे हैं। तो ऐसा कोई फोकस इनका नहीं था, उसको भी इन्होंने डिटेल नहीं किया। ठीक है, और लास्ट जो डिमेरिट थी इनकी कि लाइकेन आपने पढ़ा होगा। लाइकेन्स बेसिकली इट इज सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन व्हाट, बिटवीन एल्गा एंड फंजाई। यानी इसमें दो ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व है, एक तो एल्गा इन्वॉल्व है, दूसरा फंजाई इन्वॉल्व है, और इन्होंने दो ऑर्गेनिजम्स वाले एक सिम्बियोटिक एसोसिएशन वाले समूह को एक ऑर्गेनिज्म माना। लाइकेन को इन्होंने एक ऑर्गेनिज्म माना और लाइकेन को डाल दिया किसमें, प्लांट्स में डाल दिया। हालांकि लाइकेन दो ऑर्गेनिजम्स के सिम्बियोटिक एसोसिएशन से मिलता है, एक एल्गा और दूसरा फंजाई, इसलिए ये भी एक गलत आप कह सकते हैं क्लासिफिकेशन का नमूना था। ठीक है, तो ये भी एक डिमेरिट थी टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की। ठीक है, चलिए, और जो लास्ट डिमेरिट थी वो थी स्टेटस ऑफ यूग्लिना। यूग्लिना के स्टेटस को लेके था कि भैया यूग्लिना जो है उसको कहाँ डालें। यूग्लिना की खास बात थी कि यूग्लिना में सेल वॉल एब्सेंट होता है, और सेल वॉल एब्सेंट होता है मतलब इसको एनिमलिया किंगडम में डालना चाहिए। क्लियर है ना, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी शो करता है, तो इसको चलो एनिमल किंगडम में डाल दो। लेकिन एट द सेम टाइम देखा गया कि यूग्लिना के अंदर क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है। दे हैव क्लोरोप्लास्ट टू, मीन्स दे कैन आल्सो परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, दे आल्सो शो फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो इस हिसाब से न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसे हमें किस में डाल देना चाहिए, प्लांटाया में डाल देना चाहिए। तो एक कंफ्यूजन की स्थिति क्रिएट हुई कि भैया यूग्लिना को हम किस में डालें, प्लांटाया में डालें कि एनिमलिया में डालें। तो ये एक कंफ्यूजन था, ये भी एक डिमेरिट थी किसकी, आपके टू किंगडम सिस्टम की गिवन बाय कैरोलस लीनियस। तो इस तरीके से इन कमियों को दूर करने के लिए एक थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन का कॉन्सेप्ट आया, जिसमें कोशिश की गई कि ये जो कमियां थीं उन्हें दूर कर दी जाएं। तो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो आया उसे दिया था हैकल ने। सो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय हैकल। अब हैकल ने देखो क्या किया भाई, हैकल ने क्या किया कि चलो एक काम करते हैं कि भाई टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में एक बहुत बड़ी गड़बड़ी इन्होंने कर दी थी कैरोलस लीनियस ने, कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को एक साथ रखा और दूसरे यानी सिंपल ऑर्गेनिजम्स और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स को एक तरह से एक साथ रखा। तो इन्होंने क्या किया कि क्या एक नया किंगडम बनाया। इन्होंने प्लांटाया और एनिमलिया एज यूजुअल जो कैरोलस लीनियस ने किंगडम बनाया था, दो किंगडम को उन्होंने कंटिन्यू किया। उन्होंने इसी एनिमलिया, कुछ एनिमलिया में से निकाल के और कुछ प्लांटाया में से निकाल करके इन्होंने एक नया किंगडम बना दिया, प्रोटिस्टा।
यानी कुछ प्लांटाया से निकाला और कुछ एनिमलिया से निकाला और बना दिया प्रोटिस्टा, एक तीसरा किंगडम। किस कुछ को निकाला भाई? वो सारे ऑर्गेनिजम्स जो सिंपल ऑर्गेनिजम्स थे। कैसे थे? सिंपल ऑर्गेनिजम्स, जिसमें बहुत डिवीजन ऑफ लेबर, काम का बंटवारा नहीं था, उनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी स्ट्रक्चर बड़ा कॉम्प्लेक्स नहीं था। ऐसे सिंपल ऑर्गेनिजम्स को उन्होंने, कुछ जो सिंपल प्लांटाया के मेंबर्स थे उनको निकाल लिया, कुछ एनिमलिया के जो सिंपल मेंबर्स थे उनको निकाल लिया और एक किंगडम बना दिया प्रोटिस्टा। ठीक है, तो प्रोटिस्टा में जो हैकल ने बनाया एक नया किंगडम, उसमें बेसिकली कौन कौन इंक्लूड किया इन्होंने बैक्टीरिया को रखा, फंजाई को रखा, एल्गी को रखा और प्रोटोजोआ। तो आप देखेंगे बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी और प्रोटोजोआ भी जब देखेंगे, इन सब को हम लोअर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। इन सबको हम क्या कहते हैं? लोअर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। ठीक है, क्यों लोअर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं? क्योंकि ये सब इनिशियल, आप कह सकते हैं जब ऑरिजिन ऑफ लाइफ हुई तो इनिशियली ये ऑरिजिनेटेड हुए और साथ साथ ये बड़े प्रिमिटिव कैरेक्टर्स बियर करते हैं और इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, इनका बॉडी कैरेक्टर बड़ा कॉम्प्लेक्स नहीं होता है। दे शो वेरी सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो बड़े सिंपल टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं जो शुरुआती दौर में इवॉल्व हुए। उन सबको, यानी इन सारे लोअर ऑर्गेनिजम्स को इन्होंने एक अलग किंगडम प्रोटिस्टा में डाल दिया। क्लियर है? तो इस तरीके से 3 किंगडम सिस्टम आया। लेकिन फिर से देखो, 3 किंगडम सिस्टम में भी एक कमी रह गई कि भाई जो कैरोलस लिनियस की एक कमी थी कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को एक साथ रखा, तो इन्होंने भी तो वही कमी कर दी कि इन्होंने बैक्टीरिया जो कि प्रोकैरियोट्स हैं, ठीक है, फंजाई या एल्गा जो कि यूकैरियोट्स हैं, उनको या प्रोटोजोआ, इन सबको एक साथ रख दिया, यानी प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को एक साथ रखा है। तो अभी भी जो ये कमी थी ये दूर नहीं हुई 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में। तो उस 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की इस कमी को दूर करने के लिए कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स एक साथ हैं, उनको दूर करने के लिए 4 किंगडम क्लासिफिकेशन का कॉन्सेप्ट आया। क्या आया? 4 किंगडम क्लासिफिकेशन का कॉन्सेप्ट आया। और ये 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने दिया? कोपलैंड ने दिया। किसने दिया? कोपलैंड ने। देखिए साइंटिस्ट का नाम बहुत पूछता है, ठीक है। तो अब कोपलैंड ने, सोचिए कि जो हैकल ने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था कि उन्होंने क्या किया कि सारे सिंपल ऑर्गेनिजम्स को एक किंगडम प्रोटिस्टा में डाल दिया। लेकिन प्रोटिस्टा में कमी थी कि प्रोटिस्टा में यूकैरियोट्स भी थे, प्रोकैरियोट्स भी थे। और 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में एक कमी हमने गिनाया था कि भाई कैरोलस लिनियस ने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को एक साथ रखा, तो वही काम हैकल ने भी तो किया कि उन्होंने बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गा, प्रोटोजोन्स सबको एक साथ रखा प्रोटिस्टा में। तो इस कमी को दूर करते हुए कोपलैंड ने कहा कि नहीं साहब, हमें क्या करना है कि चलो ये जो गलती की है हैकल ने उसको हम सही करते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि प्लांटाया और एनिमलिया जो किंगडम था एज इट इज उसको कंटिन्यू रखा। प्लांटाया को उन्होंने मेटाफाइटा नाम दिया और एनिमलिया को कहा कि आप इसे मेटाजोआ भी कह सकते हो। अब उन्होंने क्या किया कि जो सिंपल लोअर ऑर्गेनिजम्स थे जिनको मिला के एक किंगडम प्रोटिस्टा बनाया था हैकल ने, हैकल के बनाए गए उस प्रोटिस्टा किंगडम से उन्होंने 2 किंगडम बना दिया। उन्होंने कहा कि हम प्रोटिस्टा में सिर्फ किसको रखेंगे? एल्गी, फंजाई और प्रोटोजोन्स को रखेंगे। यानी एल्गी, फंजाई और प्रोटोजोन्स ये सब क्या हैं? ये सब के सब हैं यूकैरियोट्स। ये के सब क्या हैं? यूकैरियोट्स। तो उन्होंने कहा कि भैया हमको प्रोटिस्टा में जितने यूकैरियोट्स हैं हम सब सिर्फ यूकैरियोट्स को रखेंगे, जो सिंपल ऑर्गेनाइजेशन शो करने वाले यूकैरियोट्स हैं उनको रखेंगे। और मोनेरा में इन्होंने किसको रखा? जो प्रोकैरियोट्स थे यानी बैक्टीरिया को रखा। तो इस तरीके से इन्होंने एक नया किंगडम इजाद किया, एक नए किंगडम का कॉन्सेप्ट दिया, दैट इज किंगडम मोनेरा। और ये सवाल पूछता है कि फॉर द फर्स्ट टाइम द कॉन्सेप्ट ऑफ किंगडम मोनेरा वाज प्रपोज्ड बाय whom? सो whom proposed the concept of monera for the first time? कोपलैंड। किसने किया था? कोपलैंड ने। कोई पूछ ले whom proposed the concept of प्रोटिस्टा किंगडम फॉर द फर्स्ट टाइम? किसने किया था? हैकल ने किया था। ध्यान रखिए, ठीक है। तो ये सवाल पूछा जा सकता है। तो चलिए, कुछ कमियां तो दूर हो गई भाई 4 किंगडम क्लासिफिकेशन में। अब लेकिन एक चीज बची रह गई कि भाई अभी सोचो कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम से एक बेटर ऑप्शन निकला। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की ढेर सारी जो कमी थी वो काफ़ी कुछ दूर हो गई कुछ हद तक, कि इन्होंने प्लांटाया को अलग कर दिया, एनिमलिया को अलग कर दिया। जितने यूकैरियोट्स थे, सिंपल यूकैरियोट्स थे, उन सारे सिंपल यूकैरियोट्स को प्रोटिस्टा में रखा और सारे प्रोकैरियोट्स को इन्होंने मोनेरा में रखा। क्लियर है? अब भी एक कमी थी कि प्रोटिस्टा में इन्होंने एल्गा
और प्रोटोजोआ के साथ साथ फंजाई भी रख दिया, जबकि ये जो फंजाई है ना, ये फंजाई एक डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर शो करता है, यानी वो एल्गा और प्रोटोजोआ से अगर कंपेयर करेंगे तो उनके कंपैरिजन में एकदम डिफरेंट कैरेक्टर शो करता है। और इतने कैरेक्टर्स हैं इसके जिसके आधार पे हम इनको एक अलग ग्रुप में डाल सकते हैं, और इसी चीज़ को सही किया गया नेक्स्ट 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में जो दिया था आर.एच. विटेकर ने। मतलब आप देख रहे हो एक एक स्टेप में कैसे इवोल्यूशन हुआ कि 2 किंगडम में एनिमलिया और प्लांटाया था, 3 किंगडम में क्या आया भाई, एनिमलिया प्लांटाया के बाद एक नया किंगडम प्रोटिस्टा आया, फिर प्रोटिस्टा में लगा कि नहीं गड़बड़ी है तो प्रोटिस्टा को तोड़ दिया कोपलैंड ने, एक नया किंगडम मोनेरा बना दिया, और फाइनली विटेकर ने क्या किया कि इन चारों किंगडम को कंटिन्यू किया, मोनेरा को कंटिन्यू किया, प्लांटाया को कंटिन्यू किया, एनिमलिया को कंटिन्यू किया, सिर्फ प्रोटिस्टा को 2 पार्ट में तोड़ दिया, एक प्रोटिस्टा और दूसरा फंजाई किंगडम, यानी एक नया किंगडम विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में बना दिया, वो क्या था, फंजाई। क्लियर है। और यही 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम गिवन बाय विटेकर है, जो अभी हम देखते हैं आगे। मतलब यहाँ मैं इसलिए आपको कनेक्ट करके बता रहा हूँ जिससे आप समझो कि कैसे सीक्वेंस में ये चीज़ें डेवलप हुई, कि पहले 2 किंगडम आया, फिर 3 किंगडम आया, फिर 4 किंगडम आया, और फिर फाइनली 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आया। क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम है, विच वॉज गिवन बाई आर.एच. विटेकर इन 1969। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने दिया, ये बहुत बार पूछा गया सवाल है, क्योंकि ये मोस्ट एक्सेप्टेबल क्लासिफिकेशन सिस्टम है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय आर.एच. विटेकर इन 1969। क्लियर है। तो अब थोड़ा इसको हम डिटेल कर लेते हैं, क्योंकि यही मेन है, तो इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो देखिए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो आर.एच. विटेकर ने दिया था, वो एक्चुअली ऐसे ही नहीं कि बस क्लासिफिकेशन का कोई बहुत क्राइटेरिया नहीं डिसाइड किया था उन्होंने कि चलो ग्रुप कर देते हैं भैया, 4 लेके आए कोपलैंड तक, एक और नया ग्रुप बना दो। इन्होंने नहीं, उसको प्रॉपर कनेक्ट किया, चीज़ों को स्टडी किया, और उन्होंने प्रॉपरली डिफाइन किया और वजह बताई कि किन किन वजहों के आधार पे, यानी किस किस बेसिस पे इन्होंने ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग किंगडम में क्लासिफाई किया। ठीक है। तो इन्होंने जो बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन, यानी अपने क्लासिफिकेशन का जो आधार बनाया, जिसके आधार पे ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया, उसमें इन्होंने 5 चीज़ों को फोकस किया। इन्होंने सेल स्ट्रक्चर को ध्यान में रखा कि भाई कोई भी ऑर्गेनिज्म में सेल कैसा है, प्रोकैरियोटिक सेल है कि यूकैरियोटिक सेल है, इसका ध्यान रखा, उनको अलग अलग समूह में रखा। फिर उन्होंने थैलस ऑर्गेनाइजेशन का ध्यान रखा, इस बात का भी ध्यान रखा कि ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है। इन्होंने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को भी अलग अलग ग्रुप में रखा। फिर इन्होंने मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी ऑर्गेनिजम्स को जो अलग अलग किंगडम में बांट रहे थे, उन अलग अलग किंगडम के ऑर्गेनिजम्स में क्या क्या मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, वो कैसे अपना न्यूट्रिशन शो करते हैं, इस चीज़ को भी प्रॉपरली इन्होंने उस किंगडम क्लासिफिकेशन में मेंशन किया। और साथ साथ इन्होंने फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप यानी इवोल्यूशनरी ट्रेंड का भी ध्यान रखा। किसका ध्यान रखा? इवोल्यूशनरी ट्रेंड का भी ध्यान रखा कि कैसे चीज़ें इवॉल्व हुई, कैसे इवोल्यूशन हुआ, कौन पहले आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया, यानी इवोल्यूशन का भी इन्होंने ध्यान रखा, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का भी इन्होंने ध्यान रखा। ठीक है। और साथ साथ रिप्रोडक्शन को भी फोकस किया था इन्होंने, लेकिन ध्यान दीजिए रिप्रोडक्शन हालांकि एनसीईआरटी में लिखा है, लेकिन मेरा मानना है कि आर.एच. विटेकर ने रिप्रोडक्शन को उतना फोकस नहीं किया था। तो ध्यान रखिएगा, हालांकि एनसीईआरटी में रिप्रोडक्शन मेंशन किया है, लेकिन जो मेन 4 बेसिस थे जिन पे आर.एच. विटेकर ने क्लासिफिकेशन किया था, वो सेल स्ट्रक्चर था, थैलस ऑर्गेनाइजेशन था कि कौन यूनिसेलुलर है, कौन मल्टीसेलुलर है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन को इन्होंने ध्यान में रखा था, और फिलोजेनेटिक रिलेशनशिप यानी उसका इवोल्यूशनरी ट्रेंड को भी इन्होंने ध्यान में रखा था, जिसके आधार पे ऑर्गेनिजम्स को इन्होंने 5 किंगडम में क्लासीफाई किया। क्लियर है। तो ये बहुत बार पूछता है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन परफॉर्म बाई आर.एच. विटेकर। तो आर.एच. विटेकर ने जो भी क्लासिफिकेशन दिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, उसका बेसिस क्या था। ठीक है। चलिए, तो अब हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को थोड़ा डिटेल कर लेते हैं कि भाई 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो दिया था इन्होंने वो क्या था। ठीक है।
थोड़ा सा डायग्राम मैं छोटा कर रहा हूँ, ठीक है, ये इसलिए कि टोटलिटी में पूरा डायग्राम आ जाए। देखिए बच्चों, अगर आपको ये जो मैंने क्लासिफिकेशन का डायग्राम ड्रा किया है, ये हाइपोथेटिकल डायग्राम है, मैनिपुलेटेड डायग्राम है, ये ध्यान रखेंगे तो कभी भी आपको आर.एच. विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन नहीं भूलेगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं भूलेंगे। आप मान के चलिए कि जब भी क्लासिफिकेशन आर.एच. विटेकर के क्लासिफिकेशन सिस्टम से क्वेश्चन आएगा तो लगभग इस चार्ट से आपका क्वेश्चन आ ही जाएगा, ठीक है। तो चलिए डिफरेंट एस्पेक्ट्स को हम लोग डिस्कस करते हैं। आर.एच. विटेकर ने क्या किया, यहाँ देखो पहले 2 लाइन बनी हुई, उसको पहले समझ लो। ये देखो एक लाइन मैंने ये ड्रा की है, इस लाइन के नीचे देखो 2 ऑर्गेनिजम्स होंगे, वो के सब क्या होंगे, प्रोकैरियोट्स। ध्यान रखिए, इस लाइन के नीचे सब क्या होंगे, प्रोकैरियोट्स। इस लाइन के ऊपर जो होंगे वो क्या होंगे, यूकैरियोट्स। क्या होंगे, यूकैरियोट्स। क्लियर है। फिर एक और लाइन मैंने यहाँ देखिए ड्रा की है, ठीक है, यानी 2 हद मैंने डिसाइड कर दी, ठीक। पहली हद यानी पहली लाइन, इस लाइन के नीचे जिन भी ऑर्गेनिजम्स को मैं बनाऊंगा समझ जाना आप बाय डिफॉल्ट कि वो प्रोकैरियोट्स होंगे, और इस लाइन के ऊपर जो भी नाम मैं लिखूंगा वो समझ जाइए वो क्या है, यूकैरियोट्स। ऐसे ही इस लाइन के नीचे जिनको मैं लिखूंगा उनको समझना कि वो सबके सब यूनिसेलुलर हैं, और इस लाइन के ऊपर जिसको मैं लिखूंगा उसको समझिएगा कि वो क्या है, मल्टी सेलुलर है। क्लियर है। तो ये एक क्राइटेरिया हो गया प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स और यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर का। तो ये 2 लाइन को अपने दिमाग में आप पिक्चर में बैठा लीजिए। चलिए अब देखिए इन्होंने क्या किया, उसको हम ध्यान देते हैं, फोकस करते हैं। इन्होंने क्या किया कि जितने भी प्रोकैरियोट्स थे, जितने भी क्या थे, प्रोकैरियोट्स थे, सारे प्रोकैरियोट्स का एक समूह बना दिया, एक किंगडम बना दिया, जिसका किंगडम का नाम दे दिया मोनेरा। क्या नाम दे दिया, मोनेरा। क्लियर है। अब ये जो मोनेरा किंगडम था, इस मोनेरा किंगडम के कैरेक्टर के टर्म में विटेकर ने बताया कि भाई मोनेरा में हम सारे प्रोकैरियोट्स को ग्रुप करते हैं, सारे प्रोकैरियोट्स को रखते हैं, यानी वो सारे ऑर्गेनिजम्स जिनमें प्रोकैरियोटिक सेल पाया जाता है उन सबको हम मोनेरा में रखेंगे। और प्रोकैरियोटिक सेल वाले ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो स्ट्रिक्टली हमेशा यूनिसेलुलर होते हैं, वो कभी मल्टी सेलुलर नहीं हो सकते। कोई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आपको ऐसा भी एक भी एग्जाम्पल नहीं मिलेगा जिसमें प्रोकैरियोटिक सेल हो। क्लियर है। क्योंकि प्रोकैरियोट्स पहले इवॉल्व हुए और यानी पहले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आए थे, ओरिजिन ऑफ लाइफ जब हुई थी। तो जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स यूनिसेलुलर आप कह सकते, जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं वो पक्का है क्या होंगे, यूनिसेलुलर ही होंगे। तो इसीलिए देखिए यूनिसेलुलर के नीचे ही है ये प्रोकैरियोट्स। तो बाय डिफॉल्ट आप समझ जाइए कि मोनेरा में सबके सब यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स हैं। आप सिर्फ प्रोकैरियोट्स कहेंगे तब भी सही होगा, क्योंकि प्रोकैरियोट्स हमेशा बाय डिफॉल्ट यूनिसेलुलर होते ही हैं। क्लियर है। उसके अलावा इन्होंने बताया कि जो बैक्टीरिया यानी मोनेरन्स थे, उन मोनेरन्स में जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो मिक्स्ड मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। ठीक है, क्या है, मिक्स्ड मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, यानी वो ऑटोट्रॉफिक भी हैं, हेट्रोट्रॉफिक भी हैं, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी होते हैं, सैप्रोफिटिक भी होते हैं, जिसको आगे हम लोग जब किंगडम मोनेरा पढ़ेंगे तो प्रॉपर डिस्कस करेंगे। यानी इसमें मिक्स्ड मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, ये ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक भी होते हैं, पैरासिटिक भी होते हैं, सैप्रोफिटिक भी होते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अभी दिमाग में आप बिठा लो कि भैया मोनेरन्स जो होते हैं दे शो मिक्स्ड मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सब तरह का लगभग न्यूट्रिशन ये शो करते हैं। क्लियर है। चलिए उसके अलावा नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। तो मोनेरा तो समझ में आ गया होगा, और मोनेरा में इन्होंने बताया कि भाई मोनेरा का जो सेल वॉल होता है वो पेप्टाइडोग्लाइकन का बना होता है। ये मैंने सिर्फ इसलिए पॉइंट लिख दिया कि आप जानते रहो, एटलीस्ट बेसिक कैरेक्टर्स कोई मोनेरा पूछ ले तो आपके दिमाग में अगर ये चार्ट है तो मोनेरा के सारे कैरेक्टर्स बेसिक आपको ध्यान रहे। ठीक, चलो अब अगला नेक्स्ट इन्होंने क्या किया कि भाई चलो हमने सारे जो प्रोकैरियोट्स थे उनको एक समूह में डाल दिया, दैट इज मोनेरन्स। अब उन्होंने फिर क्या किया कि अब बचे यूकैरियोट्स। उन सारे यूकैरियोट्स को उन्होंने कहा कि चलो यूकैरियोट्स को पहले 2 ग्रुप में बांटते हैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स और दूसरा मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स। क्लियर है ना। तो उन्होंने जितने यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स थे उन सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को एक किंगडम में रखा। सारे यूनिसेलुलर, याद रखिए, सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को उन्होंने एक किंगडम में रखा, और उस किंगडम का नाम क्या था, प्रोटिस्टा। क्या था, प्रोटिस्टा। यानी प्रोटिस्टा भी लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं, सिंपल ऑर्गेनाइजेशन शो करने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं। बस अंतर ये है, ये भी मोनेरन्स के तरीके से, बस अंतर ये है कि मोनेरन्स जो हैं ये प्रोकैरियोट्स हैं, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स हैं, जबकि प्रोटिस्टन्स क्या हैं, दे आर यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। क्लियर है। तो ये हो गया आपका प्रोटिस्टा, एक नया मतलब दूसरा किंगडम। अब प्रोटिस्टा के बाद देखिए इन्हीं से, अब देखिए इन्हीं से ये ब्रांचेज निकल रही हैं, यानी प्रोटिस्टन मोनेरन्स में से ही धीरे धीरे इन ड्यू कोर्स ऑफ इवोल्यूशन
इवॉल्व हुए अलग अलग समूह, जिनमें सबसे पहला एक नया किंगडम आया जिसे हम किंगडम फंजाई कहते हैं। क्या कहते हैं? किंगडम फंजाई। क्लियर है? तो किंगडम फंजाई क्या है? मल्टी सेलुलर यूकैरियोट है। कोई पूछे तो किंगडम फंजाई क्या है? मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स हैं जिनका सेल वॉल काइटिन का बना होता है, जिनका सेल वॉल काइटिन का बना होता है, और वो सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। मतलब वो डेड एंड डिकेइंग मटेरियल से अपना भोजन पाते हैं। कहाँ से पाते हैं? डेड एंड डिकेइंग मटेरियल से अपना भोजन पाते हैं। ठीक है? तो चूंकि डेड एंड डिकेइंग मटेरियल से अपना भोजन पाते हैं, इसलिए हम सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। तो ये एक किंगडम फंजाई क्रिएट हुआ। फंजाई से और एडवांस वर्जन, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन शो करने वाला एक और किंगडम इवॉल्व हुआ जिसे हम प्लांटाया कहते हैं। देखिए यहाँ इवोल्यूशन का भी ध्यान रख रहे हैं ये कि पहले मोनेरन्स आए, फिर प्रोटिस्टेंस आए, फिर फंजाई के मेंबर्स आए, फिर प्लांटाया के मेंबर्स इवॉल्व हुए होंगे। और प्लांटाया में इन्होंने कहा कि जो प्लांटाया के मेंबर्स हैं ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं, मतलब ये अपना भोजन खुद बना सकते हैं। मतलब ये अपना भोजन खुद बना सकते हैं, ये ऑटोट्रॉफिक नेचर के होते हैं। दे कैन प्रिपेयर देयर फूड बाय देमसेल्फ। तो इन्होंने प्लांटाया में ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स को रखा जिनका सेल वॉल सेलुलोज का बना था, जिनका सेल वॉल सेलुलोज का, यानी दे हैव सेलुलोजिक सेल वॉल। क्लियर है? और जो लास्ट किंगडम था, जो मोस्ट इवॉल्व किंगडम कह सकते हैं, सबसे बाद में इवॉल्व हुआ होगा, वो था एनिमलिया किंगडम, जिसमें हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है। मीन्स दे गेट देयर फूड फ्रॉम सम अदर ऑर्गेनिजम्स। They get their food from some other organisms because they cannot prepare their food by themselves. खुद अपना भोजन नहीं बना सकते हैं। क्लियर है? और एक और ख़ास बात थी कि एनिमलिया का जो सेल था, मैंने एनिमलिया जो ऑर्गेनिजम्स थे उनके जो सेल थे, उनके सेल में कोई सेल वॉल नहीं था। तो इस तरीके से आर.एच. विट्टेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का एक कॉन्सेप्ट दिया जो आप कह सकते हैं डिज़ाइन था, जिसमें कोई अब इस तरह की कमियां नहीं थी जिसे हम अब आप कह सकते हैं यूनिवर्सली एक्सेप्ट कर सकते थे। क्योंकि इन्होंने ध्यान देखो कि प्रोकैरियोट्स को अलग कर दिया, यूकैरियोट्स को अलग कर दिया। अब यूकैरियोट्स में यूकैरियोट्स यूनिसेलुलर, यूकैरियोट्स मल्टीसेलुलर को अलग कर दिया। साथ साथ इन्होंने जो मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स थे उन मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स को भी 3 किंगडम में बांट दिया, फंजाई, प्लांटाया और एनिमलिया। फंजाई जो सबसे सिंपल ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं, थोड़ा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन हुआ तो प्लांटाया जो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, और कॉम्प्लेक्सर हुए तो मोस्ट कॉम्प्लेक्सर ऑर्गेनाइजेशन शो करने वाले एनिमलिया जो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं और जिनके सेल में सेल वॉल नहीं होता है। तो इस तरीके से 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, जिसमें इन्होंने देखिए मोड ऑफ न्यूट्रिशन का ध्यान रखा। तो मोनेरन्स में मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? मोनेरन्स में मोड ऑफ न्यूट्रिशन मिक्स्ड है। बिल्कुल इनके तरीके से जो प्रोटिस्टेंस हैं उनमें भी देखिए मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? मिक्स्ड है। यानी नीचे के जो 2 किंगडम है देखिए, दे शो मिक्स्ड मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मीन्स दे शो डाइवर्स रेंज ऑफ न्यूट्रिशन मोड। मीन्स दे आर ऑटोट्रॉफिक, दे कैन बी हेट्रोट्रॉफिक, दे कैन बी पैरासिटिक, जो हम डिटेल में जब किंगडम पढ़ेंगे तो वहाँ पढ़ेंगे। फंजाई इन्होंने बताया कि भाई फंजाई सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, प्लांटाया ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, अपना भोजन खुद बनाते हैं, और एनिमलिया हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, मतलब अपना भोजन खुद नहीं बना पाते, किसी और से वो अपने भोजन प्राप्त करते हैं। अपने भोजन के लिए, अपने फूड के लिए वो किसी और पे डिपेंडेंट होते हैं। क्लियर है? और इसके साथ साथ देखो इन्होंने ये जो एरो बना हुआ देखिए, ये एरो इस बात को दर्शाता है कि इवोल्यूशनरी ट्रेंड भी इन्होंने फॉलो किया। ऐसा नहीं है कि नीचे इन्होंने पहले एनिमलिया लिख दिया या बीच में फंजाई लिख दिया, एक सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं। देखिए आप इसको देख के बड़े आराम से समझ पा रहे हो कि भैया पहले आया मोनेरा, फिर आया प्रोटिस्टा, फिर आया फंजाई, फिर आया प्लांटाया, फिर आया एनिमलिया। क्लियर है? तो इस तरीके से एक इवोल्यूशनरी ट्रेंड को भी इन्होंने ध्यान में रखा, यानी डायरेक्शन ऑफ इवोल्यूशन भी इन्होंने बताया कि जैसे जैसे नीचे की ऊपर तरफ हम जा रहे हैं तो नीचे से ऊपर इवोल्यूशनरी ट्रेंड शो हो रहा है। ठीक है? जो यानी जो नीचे है वो पहले आया, जो ऊपर है वो बाद में इवॉल्व हुआ। क्लियर है? उसके अलावा कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल तो इन्होंने ख्याल रखा ही, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म भी इन्होंने ख्याल रखा कि भाई ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर। इस तरीके से जो 4 मेन बेसिस है उस पर आप कह सकते हैं काम करके इन्होंने ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम में क्लासिफाई किया। हालांकि एनसीईआरटी में जो एक और बेस दिया है रिप्रोडक्शन, आप देखिए कहीं भी रिप्रोडक्शन मेंशन नहीं है इस पूरे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में, इसलिए वो जो एक रिप्रोडक्शन दिया हुआ है क्राइटेरिया, मुझे लगता है कि वो लेस इंपॉर्टेंट है। ठीक है? इसलिए आप उस पर फोकस नहीं करेंगे।
क्लियर है बच्चों? तो चलिए, इस तरीके से मोस्ट एक्सेप्टेबल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो था वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था, गिवन बाय आर.एच. विट्टेकर। हालांकि इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद एक 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था जो वूज ने दिया था, जो मैंने शुरू में ही बता दिया। वो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन उन्होंने दिया तो, लेकिन वो बहुत एक्सेप्टेड नहीं था क्योंकि वो वेल डिज़ाइन नहीं था, वेल स्टडीड नहीं था। विट्टेकर देखिए बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड वे में ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम में बांटे और साथ साथ किंगडम में क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया भी उन्होंने बताया कि भाई क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रख के मैंने क्लासीफाई किया। मैंने मोड ऑफ न्यूट्रिशन को ध्यान रखा, मैंने कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल ध्यान रखा, मैंने कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म को ध्यान में रखा, मैंने इवोल्यूशनरी ट्रेंड को भी ध्यान में रखा। इन आधारों पे मैंने ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम में क्लासीफाई किया। क्लियर है? इसलिए ये मोस्ट एक्सेप्टेबल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम तक हो गया। अब हमें इस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में ये जो आपने विट्टेकर के द्वारा दिया गया 5 किंगडम था, इस 5 किंगडम में से इस चैप्टर में हम बेसिकली 3 किंगडम के बारे में पढ़ेंगे। एक किंगडम मोनेरा हो गया, दूसरा किंगडम प्रोटिस्टा हो गया और तीसरा किंगडम फंजाई हो गया। ये 3 किंगडम के बारे में हम बेसिकली इस आर.एच. विट्टेकर के क्लासिफिकेशन में जो दिया गया है क्लासिफिकेशन सिस्टम, इन 3 किंगडम्स के बारे में इस चैप्टर 2 में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे। और इसके साथ साथ इसी में इंक्लूड कर लीजिए वायरसेस। इसके साथ साथ हम वायरसेस और लाइकेंस के बारे में भी इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। क्लियर है? तो वो सारा चीज़ हम एक एक करके डिटेल करेंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और आर.एच. विट्टेकर के बारे में क्लासिफिकेशन सिस्टम जो दिया था उसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल कर लें कि आर.एच. विट्टेकर ने जो क्लासिफिकेशन दिया था उसमें कुछ क्या डिमेरिट भी थी। तो हाँ, एक डिमेरिट थी जिसको आप ध्यान रखेंगे। उससे पहले एक पॉइंट देख लीजिए, क्लैमाइडोमोनास, आर.एच. विट्टेकर ने क्लैमाइडोमोनास और क्लोरेला, जिसको पहले प्लांट में हमने रखा था। ठीक है, क्लैमाइडोमोनास एक यूनिसेलुलर एल्गा है, क्लोरेला भी एक यूनिसेलुलर एल्गा है। ध्यान रखिए, दोनों ही यूनिसेलुलर एल्गा है, हालांकि दोनों ही यूनिसेलुलर यूकैरियोट है। तो इन्होंने जो प्लांट में पाए गए क्लैमाइडोमोनास और क्लोरेला थे जो पहले प्लांट्स में थे, उनको रखा गया पैरामीशियम और अमीबा के साथ। और पैरामीशियम और अमीबा पहले किस में थे? एनिमलिया में थे, क्योंकि ये दोनों हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। इनके सेल में सेल वॉल नहीं होता है। तो यानी पैरामीशियम और अमीबा जो पहले एनिमलिया किंगडम में थे, क्लोरोडा और क्लैमाइडोमोनास जो पहले प्लांटाया में थे, इन दोनों को निकाल के हमने किंगडम प्रोटिस्टा में रखा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में। क्लियर है? ठीक, तो ये कैरेक्टर पूछ लेता है कभी कभी, ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, नेक्स्ट डिमेरिट्स देख लें तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की 2 मेन डिमेरिट थी। पहला, स्टेटस ऑफ एल्गा। एल्गा के स्टेटस पे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बहुत, आप कह सकते हैं, डिटेल नहीं कर पाया कि भैया एल्गा अगर कोई पूछे तो किस में रखें, क्योंकि एल्गा को हम किसी एक किंगडम में पूरी तरह से नहीं रख सकते, क्योंकि एल्गा मेरा मानना है कि एक डिस्क्रीट ग्रुप है। डिस्क्रीट ग्रुप, वेल डिजाइंड, वेल डिफाइंड ग्रुप नहीं है, क्योंकि एल्गा के कुछ मेंबर्स को हमें किंगडम मोनेरा में रखना पड़ता है। दैट इज साइनोबैक्टीरिया। आप देखिए, साइनोबैक्टीरिया को मोनेरा में रखते हैं। और एल्गा के ही कुछ मेंबर्स जैसे क्लैमाइडोमोनास और क्लोरेला भी हमने ऊपर पढ़ा, जितने यूनिसेलुलर एल्गा हैं उन्हें हमें किंगडम प्रोटिस्टा में रखना पड़ता है। और एल्गा के ही वो मेंबर्स जो मल्टी सेलुलर एल्गा हैं, जो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, उनको हमने प्लांटाया किंगडम में रखा। इसका मतलब एक सिंगल ग्रुप एल्गा को हमने 3 किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा और प्लांटाया में रखा। ये बात को वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए, हालांकि अब एक्सप्लेन्ड है। हालांकि ये हम जानते हैं कि भाई एल्गा ठीक है, साइनोबैक्टीरिया और क्लैमाइडोमोनास और मल्टीसेलुलर एल्गा जो है वो सब एल्गा ही हैं, लेकिन एक जो बेसिक डिफरेंस है, इस बात को समझें कि भाई हम, चूंकि साइनोबैक्टीरिया में जो सेल होता है वो प्रोकैरियोटिक होता है, इसलिए हमारी मजबूरी है कि उसको हमें मोनेरा में रखना पड़ेगा, भले ही वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। चूंकि क्लैमाइडोमोनास जो फोटोसिंथेसिस करता है उसमें क्लोरोफिल होता है, सब है ठीक, लेकिन चूंकि वो यूनिसेलुलर यूकैरियोट, इसलिए हमें उसे किस में रखना पड़ेगा? प्रोटिस्टा में। क्लियर है? तो एल्गा एक डिस्क्रीट ग्रुप है, पूछ लेता है। यही एक डिमेरिट है जिसको ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए। क्लियर है? और दूसरा डिमेरिट था, वो था स्टेटस ऑफ वायरसेस। स्टेटस ऑफ वायरसेस यानी वायरसेस का क्या स्टेटस है, इस
सबको ये प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ठीक है। यानी वायरसेस को उन्होंने चुपचाप बोला ही नहीं कुछ। कहीं देखिए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में वायरस का कहीं नाम ही नहीं लिया, क्योंकि जैसे ही नाम लेते वो वायरस का तुरंत लड़ाई शुरू हो जाती कि भैया वायरस लिविंग है कि नॉन लिविंग, पहले ये डिफाइन करो कि पहले लिविंग है कि नॉन लिविंग, पहले ये लड़ाई जीत जाओ तब हम उसको क्लासीफाई करेंगे। तो चूंकि वो इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहते थे, ठीक है, कि वायरस लिविंग है और नॉन लिविंग, क्योंकि वायरस अभी भी टिल नाउ अभी ये डिस्कशन का मुद्दा है कि हम उसे लिविंग माने कि नॉन लिविंग, क्योंकि हम इसे लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का एक कनेक्टिंग लिंक कहते हैं वायरसेस को। यानी ये ना तो पूरी तरह से लिविंग है और ना तो पूरी तरह से नॉन लिविंग है, इसलिए वायरसेस को क्लासीफाई ही, मैंने इनको कहीं रखा ही नहीं अपने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में। ये भी एक डिमेरिट थी कि भाई आप जब इतना अच्छा सिस्टम दे रहे हो तो इनकी भी चर्चा करो, इनको भी कहीं किसी समूह में डालो। लेकिन इन्हें मालूम था कि जैसे ही हम इसकी चर्चा करते तो हम फंस जाते एक अलग तरह के डिस्कशन में, इसलिए इन्होंने वायरसेस का चर्चा ही नहीं किया, नाम ही नहीं लिया, और इस तरीके से ये इनके 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की एक डिमेरिट भी हो गई। क्लियर है? तो इस तरीके से 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से एक एक करके एक एक किंगडम स्टडी करेंगे। इस चैप्टर में, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में, हम लोग किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, वायरसेस और लाइकेंस के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है बच्चों? ठीक है, थैंक यू। बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।